प्यारे बच्चों, आप सभी को राठौर सर का नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के लिए प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिज्म में अपवर्तन। पहला प्रश्न आता है कि प्रिज्म क्या चीज़ है। प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। अगर सामान्य दृष्टिकोण में अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो त्रिभुजाकार फलकों से और तीन आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। दो त्रिभुजाकार फलकों से एवं तीन आयताकार फलकों से घिरा होता है। अगर द्विमीय रूप में अगर इसको मैं समझाऊं तो एक त्रिभुज के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है प्रिज्म की। इसको हम आधार कह सकते हैं और ये पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ और ये वाली पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगी। अपवर्तक पृष्ठ और ये भी अपवर्तक पृष्ठ। अगर इसको हम नाम दे दें, इस सिरे को नाम दे दें ए, इस सिरे को नाम दे दें बी और इस सिरे को नाम दे दें सी, तो पहली अपवर्तक पृष्ठ ए बी फलक और दूसरी ए सी फलक। ये जो कोण है ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों प्रिज्म के कोण कहलाएंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों प्रिज्म के कोण कहलाएंगे। आमतौर पर जो प्रिज्म का निर्माण होता है, ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लगभग 60 अंश। अब इसी द्विमीय चित्र जो हमने देखा है, इसको अगर त्रिविमीय के रूप में अगर हम समझें तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ऐसा आप बना सकते हैं इसको इस प्रकार से। और इस प्रकार से यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो आपने प्रयोगशाला में जो प्रिज्म देखा हो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। अगर इसका नाम दे दूं तो अगर इसको मैं ए डैश कह दूं, इसको बी डैश कह दूं और इसको सी डैश कह दूं, तो आप देखेंगे हमारा अपवर्तक पृष्ठ कौन सा बन रहा है। अपवर्तक पृष्ठ 3D के हिसाब से अगर हम देखें तो ए डैश, बी बी डैश, ये एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ए डैश और सी डैश, ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो गया। और आधार क्या बन गया, ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, या इसको हम फलक कह सकते हैं। ये और आधार देखेंगे आप बी बी डैश और सी सी डैश, ये हमारा आधार हो गया। अब ये तीनों देखेंगे, ये तीनों त्रिभुजाकार हैं, चतुर्भुजाकार।
या जिसको हम आयताकार भी कह सकते हैं। आयताकार है, ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है। और दो त्रिभुजाकार फलक पृष्ठ आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, एक त्रिभुजाकार फलक, और एक ए डैश बी डैश सी डैश, ये भी त्रिभुजाकार फलक। ये दोनों फलक जो हैं त्रिभुजाकार फलक हैं। त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार। अब प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार का होता है? तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि प्रिज्म का कोण सामान्यतः 60 अंश का होता है। प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है, इसको अगर हमको समझना है तो इसको समझने के लिए हम एक नए सिरे से डायग्राम बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। देखिए, इसको 2 डायमेंशनली हम समझते हैं। मान लीजिए हमने ये एक त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से, या त्रिभुज कहने का मतलब यहाँ पर प्रिज्म से है। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया। अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी और सी। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण हमारे पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। पहला अपवर्तक पृष्ठ का मतलब ए बी पर। तो ये प्रकाश किरण मान लीजिए ए बी पर आपतित हो रही है। इस प्रकार से मैं आपतित करा दूँ, ये प्रकाश किरण ए बी पर आपतित हो रही है यहाँ पर। सुविधा के दृष्टिकोण से आप इसको नाम भी दे सकते हैं, नाम देना चाहें तो आप दे दें। ये प्रकाश किरण पी क्यू है। अब ये यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित हुई तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक अभिलंब खींच सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अभिलंब खींच देता हूँ इस पृष्ठ पर लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक अभिलंब खींच दिया इस प्रकार से, ऐसे। और इस अभिलंब को मैंने नाम दे दिया, जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। नाम दे दिया मैंने इसको एम ओ। अब जब ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो आपको मालूम है इधर विरल माध्यम है, यानी वायु है, और हमारा प्रिज्म किस प्रकार पदार्थ का बना हुआ है? हमारा प्रिज्म जो है ये कांच का बना हुआ है। तो ये कांच का माध्यम है, मतलब ये कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। अब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल के सघन माध्यम में आती है तो आपको मालूम है ये फंडामेंटल है अपवर्तन का, कि प्रकाश किरण क्या होगी? प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये हमारा अभिलंब है, तो ये वाली प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है वो अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इसकी तरफ झुकेगी। तो इसको जाना चाहिए था सीधे इस दिशा में, लेकिन वो सीधे ना जाके अभिलंब की तरफ झुक गई और इस प्रकार से चली गई, ऐसे। तो ये अपवर्तित किरण है प्रिज्म के अंदर। अब जब ये यहाँ से चली गई ऐसे, तो यहाँ पर फिर ये आपतित हो रही है। अब यहाँ आपतित हो रही है का मतलब यहाँ पर आपतन का बिंदु बनेगा। इस आपतन के बिंदु को मैं मान लीजिए आर नाम दे देता हूँ। अब ये प्रकाश किरण इस आपतन के बिंदु पर ये आपतित किरण हो गई और ये सघन माध्यम से निकल के कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है, मतलब विरल माध्यम में जा रही है। तो इस आपतन के बिंदु पर हम फिर एक काम कर सकते हैं, पुनः हम क्या कर सकते हैं? एक अभिलंब यहाँ पर भी खींच सकते हैं, मतलब AC पृष्ठ पर। तो AC पृष्ठ पर मैं क्या करता हूँ, एक अभिलंब रेखा खींच देता हूँ 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो यहाँ पर मैं एक अभिलंब खींच देता हूँ, इससे होते हुए जाए जो इस प्रकार से एक अभिलंब ऐसे मैंने खींच दिया इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाते हुए। और इसको आप नाम दे दीजिए अपनी सुविधा से।
इसको नाम रख देते हैं NO। अब इस आपतन के बिंदु पर ये आपतित प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो आपको मालूम है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, यानी कि इस प्रकार से दूर हटते हुए इस प्रकार से निकल जाएगी ऐसे। तो ये जो किरण होगी इसको हम नाम दे देते हैं RS, यानी कि ये प्रिज्म से बाहर निकल गई, यानी ये कौन सी किरण हो गई, इस किरण को हम नाम दे देंगे निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ये आपतित किरण थी, और ये निर्गत किरण हो गई। यहाँ 2 बार अपवर्तन हुआ, ध्यान रखेंगे। एक बार जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किए तब यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ R बिंदु पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहे हैं तो फिर एक बार अपवर्तन हुआ, तो 2 बार अपवर्तन हुआ। अब देखिए हम एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारी प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित नहीं होती तो वो सीधी चली जाती। सीधी चली जाती का मतलब क्या है, ये इस दिशा में आ रही है तो ये सीधी चली जाती है ऐसे, इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, 2 बार अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण इस दिशा में निकल गई। मतलब वास्तव में इसको अगर सीधा जाना होता तो ऐसे चली जाती, लेकिन वो प्रिज्म से बाहर निकलते समय ऐसे निकल गई। तो अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ा दूँ ऐसे, इस प्रकार से, तो आप देखेंगे उसको जाना चाहिए था इधर, और अंत में ये निकल गई इधर, निर्गत हो गई। कहने का मतलब अपने मार्ग से ये इतना विचलित हो गई, अपने मार्ग से ये इतना विचलित हो गई, मतलब इतने कोण से विचलित हो गई। तो ये वाला जो कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा विचलन का कोण, जिसको हम डेल्टा से इंगित करेंगे। इसी कोण को हम विचलन का कोण कहते हैं। अब ये हमारा अभिलंब है, पहला अभिलंब, ये आपतित किरण है। तो ये जो कोण है ये आपतन का कोण कहलाएगा, इसको हम नाम दे सकते हैं I। यहाँ पर अपवर्तन हुआ, ये अभिलंब है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण ये वाली है। तो अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा हुआ, ये वाला। इस कोण को हम नाम दे देंगे R1, इसको नाम दे दीजिए I1। फिर यहाँ पर ये किरण ये जो अपवर्तित हुई थी यहाँ पर, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में फिर ये कोण बना, आपतन का कोण इस बिंदु के लिए। तो इसको हम नाम दे देंगे, ये आपतन का कोण हो जाएगा R2, इसको नाम दे देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपतित किरण अपवर्तित होकर इधर निर्गत हो गई, तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगी यहाँ पर। तो ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण पुनः क्या कहलाएगा, अपवर्तन का कोण। निर्गत किरण के हिसाब से हम बोलेंगे तो इसको हम नाम दे देंगे I2। तो प्रिज्म में जो अपवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है, और इस प्रकार से इसका हम सभी कोणों का विश्लेषण कर सकते हैं। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, फिर ये पुनः आपतन कोण, और ये निर्गत कोण या अपवर्तन कोण भी कह सकते हैं इसको दोबारा, और ये विचलन का कोण। तो पूरे प्रिज्म में इस प्रकार से अपवर्तन की घटना होती है। उम्मीद है आप प्रिज्म में किस प्रकार से अपवर्तन होता है उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पुनः प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र सिद्ध करेंगे, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा के हिसाब से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।